रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस। एपिसोड 15। सेजल बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने आराध्या को हक किया और अपनी रुआसी डरी हुई आवाज में आराध्या से पूछा, आरुधि, मन्नत ऐसे क्यों कर रही है? मुझे डर लग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर यहाँ ये सब क्या और क्यों हो रहा है? इससे पहले आराध्या उसे कोई जवाब देती, आश्वर उन लोगों की तरफ देखकर अपनी चीखती हुई आवाज में उनसे बोला, देख ली ना आप लोगों ने इसकी हालत, नाउ लिव। वो सब अभी भी वही खड़ी थी, जिसे देखकर आश्वर ने शिखा की तरफ देखा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मॉम, इनसे बोलो कि निकले यहाँ से। अपने बेटे की तकलीफ समझते हुए शिखा ने अपना सिर हिलाया और उन लेडीज की तरफ देखकर बोली, चलिए। उन सबके वहां से जाते ही आश्वर ने मन्नत को पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया और धीरे धीरे उसके गालों को थपथपाते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोला, परी आंखें खोलिए बेटा। मन्नत उसकी बात सुनकर भी अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं थी और अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा झटके पड़ रहे थे, जिसे देखकर आश्वर समझ गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी के चलते उसने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई आवाज में खुद से ही बोला, हे वाहेगुरु, ये तो इंटेंस पैनिक अटैक्स है। इसकी पूरी बॉडी में झटके पड़ रहे हैं। आश्वर ने मन्नत के पसीने से भीगे हुए माथे को चूम लिया और उसे हक करके रोते हुए बोला, मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा परी। मैंने आपको फिर से इस हालत में देखने के लिए तभी उस सिचुएशन बाहर नहीं लाया था। आपकी ये हालत जिसकी वजह से है, उसे इसकी कीमत पड़ेगी। आश्वर ने मन्नत को बेड पर सुलाया और झट से एक इंजेक्शन रेडी किया। उसने मन्नत के हाथ में वो इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से मन्नत, जो बुरी तरह से कसमसा रही थी और उसकी बॉडी में झटके आ रहे थे, अभी एकदम शांत हो गई। उसे देखकर आश्वर ने भी एक चैन की सांस भरी, पर अचानक से उसकी आंखें सर्द हो गई और वो गुस्से में पूरी तरह से हैवान बनते हुए बोला, मान कपूर, अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आश्वर ने मन्नत की बॉडी को कंबल से कवर किया और उसके माथे को चूमकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, आप रेस्ट करो वीर, बस यू गए और यू आए। इसी के साथ आश्वर रूम से बाहर आया। उसने ऊपर से देखा कि मान अभी अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठा हुआ था। मान को देखते ही आश्वर का खून खौलने लगा। अगले ही पल वो भागते हुए नीचे मान की तरफ आया। इससे पहले कोई कुछ सोचता या फिर रिएक्ट करता, आश्वर ने मान को एक पंच किया, जिस वजह से मान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वैसे वहां मौजूद किसी ने भी आश्वर से ये उम्मीद नहीं की थी कि आश्वर बड़ों पर ऐसे हाथ उठाएगा। वो ऐसा लड़का नहीं था, लेकिन मान ने शायद उसे एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया था, जिसकी वजह से आज उसका कंट्रोल छूट गया और उसने मान को पंच किया। जब उसे पंच करने से भी आश्वर का दिल नहीं भरा, तब उसने मान के कॉलर को पकड़ा और उस पर चीखते हुए बोला, मान कपूर, आज आपको मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आश्वर ने फिर एक बार मान को पंच किया, जिसे देखकर राघव और मयंक दोनों उनकी तरफ आए। राघव आश्वर की पकड़ को अपने छोटे भाई की कॉलर पर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए आश्वर पर चिल्लाए, आश्वर, क्या कर रहा है? छोटे बड़े का लिहाज भूल गया या फिर तुझे यहाँ किसी ने तमीज नहीं सिखाए? वैसे राघव ने ये ताना इनडायरेक्टली कबीर को मारा था और सब ये बात जानते थे, पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया। वही आश्वर ने मान का कॉलर तो छोड़ दिया, पर फिर उसने राघव की तरफ देखा। अगले ही पल वो उन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, आई नो कि ये आपने किसके लिए बोला, मुझे क्या सिखाया क्या नहीं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप आपके इस भाई को कॉमन सेंस सिखाना भूल गए और आज इनकी वजह से मेरी परी तड़प रही है। उसने मान की तरफ देखा, जिसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था और मयंक अपने रुमाल से उस खून को साफ कर रहे थे। तभी आश्वर फिर से मान की तरफ बढ़ते हुए अपनी बेहद ही खौफनाक आवाज में उससे बोला, आपकी एक गलती ने उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। आपकी वजह से वो फिर से 2 साल पुरानी हालत में पहुंची। हाई लेवल के इंटेंस अटैक्स आ रहे हैं उसे, एंड शी इज प्रीमैच्योर बेबी। 2 बार उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, पर आप लोगों ने वापस से उसको वही भेज दिया। वैसे उन लेडीज ने भी मन्नत की हालत अपनी आंखों से देखी थी, जिसके चलते अब वो खुद रोने लगी थी। वही वहां मौजूद जेंट्स को मन्नत की हालत का कुछ अता पता ही नहीं था, पर जब वो लोग आश्वर की बातें सुन रहे थे, तभी कपूर मेंस को आश्वर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तानिया बिल्कुल चुप होकर एक जगह पर बैठी हुई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब उसकी आंखों के आगे मन्नत की वो हालत, उसका वो दर्द भरा चेहरा आ रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वही आश्वर उन लोगों की तरफ देखने के बाद मान पर फटते हुए बोला,
अरे आपको वो जीती जागती अच्छी नहीं लग रही है क्या, जो उसकी जान लेने पर तुले हुए हो? अगर आपसे वो नहीं संभाली जाती तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए काफी हूं, पर मैं आप लोगों को अपनी बेवकूफियों की वजह से उसकी जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा। वैसे आश्व उन सब पर भड़क तो रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखें गुस्से की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों के अलावा उसका चेहरा, उसकी पूरी बॉडी भी लाल हो गई थी। अचानक से आश्वर ने उसके आंसू साफ किए और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए उनसे बोला, अब से आप लोगों का मेरी परी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक पल के लिए भी आप लोगों को उसके आसपास बर्दाश्त नहीं करूंगा। आश्वर ने एक कोना में खड़े उसके गार्ड्स की तरफ देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, गार्ड्स, थ्रो देम आउट, और अगर इनमें से कोई फिर से यहां दिखा भी तो गोली मार देना। बहुत हो गया इन लोगों का उस मासूम के साथ खेलना। अब मयंक आगे आए और आश्वर की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उससे बोले, तू हमारी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता, मैं केस कर दूंगा तुझ पर। उनकी ये बात सुनकर आश्वर ने अपनी आंखों को रोल किया। वही आश्वर के दोनों भाई और उसके डैड बस अपनी बोर नजरों से मयंक को ही देख रहे थे। आश्वर खुद भी मयंक की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोला, बेशक, आपको जो भी करना है और शौक से करो, क्योंकि मैं आप लोगों से डरता नहीं हूं। मेरी एक बात याद रखना कि अगर आप लोग यहाँ के शेर हो तो हम खूंखार शेर हैं, जो किसी का शिकार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अपने बेटे की बात से सहमत होकर कबीर अपने बेटे के पास आए और मयंक, यहाँ तक कि पूरी कपूर और मल्होत्रा फैमिली की तरफ देखकर अपनी बॉसी और रुड आवाज में उनसे बोले, उस बच्ची ने मेरे लिए उसका खून बहाया और ये मेरे ऊपर उसका कर्ज है। अभी अगर उसके लिए मुझे अपने खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। कबीर की बात सुनकर भी उन लोगों ने उनकी बातों को अनसुना किया और ऋषभ आश्व की तरफ देखकर गुस्से में उस पर चीखते हुए बोला, नहीं, हम हमारी मन्नत को यहाँ नहीं रहने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो खुद को मसीहा समझने की कोशिश मत कर। जैसे ही उसने ऋषभ की ये बात सुनी, उसने अपना सिर हिलाया और फिर उन सब की तरफ देखकर बोला, आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे यहाँ रख रहा हूँ, और रही बात किस हक और रिश्ते से रख रहा हूँ, ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। इतना कहकर आश्व वहां से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर जाता हुआ देख कुशल उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, आशु कहाँ जा रहा है? कुशल का सवाल सुनकर भी आश्व रुका नहीं और भागते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। तभी कबीर ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और उनसे पूछा, ये ऊपर क्यों गया? आश्व ऊपर गया और सब ऊपर की तरफ देख रहे थे। तभी आश्व सोती हुई मन्नत को अपनी बाहों में लेकर नीचे आया। उसने मन्नत को सोफे पर सुला दिया और जैसे ही उन लोगों ने मन्नत को वहां देखा उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी शिखा ने अपने छोटे बेटे से पूछा, आशु तुम बच्ची को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसकी हालत देखो बेटा, इसे ऊपर लेकर जाओ। इस पर आश्वर ने अपना सिर नामे हिलाया और मन्नत के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को चूमते हुए अपनी मॉम से बोला, नहीं मॉम, पहले मुझे एक काम पूरा करना है और उसके बाद मैं परी को लेकर जाऊंगा। आश्वर ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और उसके माथे को चूम लिया। वहीं जब मल्होत्रा और कपूर फैमिली ने मन्नत को देखा, तभी वो उसकी हालत देखकर बुरी तरीके से घबरा गए और राज जी अपनी पोती की तरफ देखकर अपनी फैमिली से बोले, हमारी बच्ची, ये क्या हालत हो गई है इसकी? अचानक से अथर्व का ध्यान मन्नत की हाथ में बंधी पट्टी पर गया, जिसे देखकर वो अपनी चिंता भरी आवाज में उन सब से बोला, बेबी के हाथ में क्या लगा है? पट्टी बंधी है। जहां वो मन्नत को देख रहे थे, वही आश्वर ने अपनी बड़ी भाभी की तरफ देखा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाभी प्लीज यहाँ बैठो, कहीं ये गिर ना जाए। वैसे उसकी बात सुनकर सिया भी कंफ्यूज थी, पर उसने झट से अपना सिर हिलाया और मन्नत के पास बैठते हुए आश्वर से बोली, हाँ। आश्वर ने मन्नत की तरफ देखा और फिर वहां से हॉल में मौजूद मंदिर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उन सबने आश्वर को मंदिर की तरफ जाता हुआ देखा, वो कंफ्यूज हुए और मयंक अपनी ब्लैंक आवाज में उन सबसे बोले, यह अंडस्को ये मंदिर की तरफ क्यों गया? ये आश्वर करना क्या चाहता है? उनके सवाल को सुनकर कबीर अपनी रुड आवाज में मयंक से बोले, अभी पता चल जाएगा मयंक, क्यों तुझमें इतना सब्र भी नहीं है? इससे पहले मयंक या फिर कपूर फैमिली का कोई कबीर के इस ताने का जवाब देता। आश्व आया, पर वो अभी अकेला खाली हाथ नहीं आया, उसके हाथ में कुछ था। वही आश्व उन सबकी तरफ, स्पेशली कपूर और मल्होत्रा फैमिली, देखकर उनसे बोला, आप लोगों को जवाब चाहिए ना कि ये यहाँ मेरे साथ किस हक से रहेगी। अभी मैं आप सबको उसका जवाब देता हूँ। इससे पहले वो लोग कुछ रिएक्ट करते, आश्व ने मन्नत की मांग में वो सिंदूर भर दिया,
जो उसने माता रानी की मूर्ति के पास से लाया था, और इसके साथ ही साथ उसने मन्नत के गले में मंगलसूत्र बांध दिया जो माता रानी की मूर्ति पर चढ़ाया हुआ था। उन लोगों ने आश्व से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सबसे बड़ा झटका तो कपूर फैमिली, मान और तानिया को ही लगा। जब मान ने आश्व की इस हरकत को देखा, वो आश्व पर बरस पड़ते हुए बोला, हाउ कुड यू आश्व, ये बच्ची है और तूने अंडरस्को। आश्व ने मान की बात को पूरी भी नहीं होने दिया और उस पर चीखकर उसको ब्लेम करते हुए बोला, अरे हट, आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये बच्ची है, पर तब इस पर इल्जाम लगाते हुए आपको ये समझ नहीं आया कि ये बच्ची है। इसे आपने घर से निकाल दिया तब इतना ख्याल नहीं आया कि ये बच्ची कहाँ जाएगी। वैसे आश्व ने जो बोला था वो एक हिसाब से सही था, और इसी वजह से उन लोगों को गिल्टी भी फील हो रहा था। वही जब रहेजा मेंस ने आश्व की बात सुनी तब वो उन्हें घूरने लगे। तभी आश्व अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, पहले अपने किए को देखो और फिर मुझ पर उंगली उठाना मिस्टर मान कपूर। और रही बात मन्नत की, तो अब ये मन्नत मान कपूर नहीं, मन्नत आश्व रहेजा है, और मैं अपनी बीवी का ख्याल आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से रख सकता हूँ। आश्व की बातों को पूरी तरीके से अनदेखा करके मान मन्नत की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं नहीं मानता ये शादी, और वैसे भी ये जबरदस्ती है। मेरी बेटी 18 की भी नहीं हुई और तूने शादी कर ली, मैं इसके लिए तुझ पर केस करवा दूंगा। मान को मन्नत की तरफ बढ़ता देख आश्व उसके आगे आकर खड़ा हो गया और फिर उसे अपनी आंखें दिखाकर उससे बोला, आप अपनी पूरी कोशिश करके देख सकते हैं ससुर जी, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप इसे मुझसे दूर करने के लिए आपकी पूरी ताकत भी लगा देना फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी आर इंसेपरेबल। वैसे अभी आश्व के होठों पर उसकी तेज स्माइल थी, जिसे देखकर मान का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आश्व की जान ले ले, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले से ही मन्नत पर उसका बुरा इंप्रेशन पड़ चुका था। अगर ऐसे में वो आश्व के साथ कुछ करता तो मन्नत शायद उससे नफरत करने लगती, और मान ये सब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी के चलते उसने खुद पर थोड़ा काबू किया, लेकिन फिर भी आश्व पर भड़कते हुए उससे बोला, ओह शट द फर ऑफ यंग मैन, तूने जिद में आकर मेरी बच्ची से शादी तो कर ली, पर आई एम श्योर कि 1 महीने से ज्यादा ये शादी नहीं टिकेगी, देख लेना। जैसे ही आश्व ने मान की बात सुनी, उसने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ लिया और फिर मन को अपना एक लुक देकर बोला, आप मुझे चैलेंज कर रहे हो ससुर जी? वैसे लेट मी टेल यू कि मैंने इससे सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी बीवी नहीं बनाया, पर लाइफ टाइम के लिए बनाया है, और सिर्फ इसी जन्म में नहीं पर आने वाले सभी जन्म हम साथ में ही होंगे। हमें आप लोग तो क्या खुद भगवान भी अलग नहीं कर सकते। तभी राज जी ने आश्व की तरफ देखा और उसे उसके फैसले पर अफसोस महसूस करवाने की कोशिश करते हुए बोले, बेटा दुनिया देखी है हमने, और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि ऐसी शादी ज्यादा नहीं चलती। जब उन सबने राज जी की बात सुनी, उनके होठों पर तेज स्माइल आई। वही रहेजा मेंस अभी भी अपनी सर्द नजरों से उन लोगों को ही घूर रहे थे। राज जी की बात सुनकर आश्व उन्हें जवाब देते हुए बोला, मैं आप लोगों की जो ये सोच है ना, उसे गलत साबित करूंगा। मेरी लाइफ में जब से मेरी मन्नत आई है ना, तब से मैं पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रहा हूं, और अब तो ये मेरा हिस्सा बन चुकी है। एक बार के लिए ये आश्व रहेजा उसकी जान गंवा देगा, लेकिन उसकी इस जान को खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। आश्व ने अपने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया और अपनी प्लेन और रुड आवाज में उनसे बोला, नाउ यू ऑल कैन लिव। अब मान अपनी चिड़ी हुई गुस्से वाली आवाज में आश्व से बोला, तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी है आश्व, और इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। उसकी बात सुनकर आश्व ने अपनी आंखों को रोल किया और अपनी अनइंटरेस्टेड आवाज में मान से बोला, वो मैं बाद में देख लूंगा, क्योंकि अभी मुझे मेरा पूरा ध्यान मेरी बीवी पर देना है। इससे पहले मान कुछ बोलता, आश्व ने शिखा की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोला, मॉम मैं परी को लेकर रूम में जा रहा हूँ, आप देखना कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर अंडरस्को। वो बात कर ही रहा था कि तभी कनिका अनय को लेकर अंदर आई, और अनय ने जब अपने चाचू को देखा, वो अपने चाचू की तरफ देखकर बोला, चाचू अंडरस्को। जैसे ही आश्व ने अनय को देखा, उसने अपना गुस्सा पूरी तरीके से कंट्रोल किया और अनय को अपनी गोद में लेकर उसके गालों को चूमते हुए बोला, अनय। आश्व ने कनिका की बाहों में से अनय को अपनी बाहों में लिया, जिसके बाद अनय ने अपने चाचू की तरफ देखकर उनसे पूछा, चाचू आप कहाँ जा रहे हो चाची को लेकर? आश्व अनय के चबी गालों पर किस करते हुए उससे बोला, रूम में बेटा। अनय ने अपने छोटे छोटे हाथों को आश्व की गर्दन से लपेट दिया और अपनी पलकों को झपकाकर अपनी बड़ी ही प्यारी आवाज में उससे पूछा, मैं आऊं? तभी सिया अपने छोटे से बेटे को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली,
अनय अभी चाचू के रूम में नहीं जाना। देखो आपकी चाची निन्नी कर रही है और अनय तो गुड बॉय है, वो चाची की निन्नी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? अनय ने अपने चाचू की तरफ देखा और चुपचाप अपना सिर हिलाया। वही आश्वर ने जब अनय को उदास देखा उसे भी बुरा लगा। इसी के चलते उसने अनय के गालों को सहलाया और अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोला, आई प्रॉमिस चाचू का चूहा, जैसे ही आपकी चाची उठ जाएगी चाचू आपको बुला लेंगे और फिर आप चाची के साथ खेल सकते हो। जैसे ही उसने आश्व की बात सुनी उसकी आंखें चमक उठी और वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजाकर उसकी गोदी में उछलते हुए बोला, यस यस। आश्व ने अनय को सिया के पास दिया और उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठाया। आश्व ने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से मन्नत को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। आश्व का रूम अभी मन्नत बेड पर सोई हुई थी और आश्व रूम में इधर से उधर घूम रहा था। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। तभी वो फोन पर चिल्लाते हुए आगे वाले इंसान से बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता सैम, आई जस्ट वॉन्ट दैट फकिंग बस्टर्ड। इसी के साथ उसने फोन काट दिया और फिर गुस्से की वजह से अपने बालों में से अपनी उंगलियां निकलते हुए बोला, उसके बेटे को तो डैड ने मारा, पर उस तरुण शाह की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। उसकी वजह से मेरी परी का ट्रॉमा फिर से वापस आया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो तरुण शाह अपने आगे चाहिए था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। रोहन शाह की मौत कब की हो चुकी थी, लेकिन तरुण अभी भी जिंदा था और वो मन्नत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता था। भले ही मन्नत अभी आश्व के पास थी और आश्व उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता, पर फिर भी खतरा तो उसके सिर पर था ही और इसी वजह से आश्व चिंता में था। वो अभी उसके ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिसे सुनकर आश्व ने अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? वैसे रूम का दरवाजा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। आश्व वहां से दरवाजे की तरफ आया और उसने दरवाजा खोला। तभी वहां पर शिखा छोटे से अनय के साथ खड़ी थी। अनय उनकी गोद में था और शिखा के पीछे एक मेड खड़ी थी जिन्होंने ट्रे पकड़ी थी। उस ट्रे में आश्व के लिए खाने की प्लेट थी। आश्व को देखते ही शिखा अपने बेटे से बोली, आशु तुम्हारे लिए डिनर लाई हूं अंडस्को। ये सुनते ही आश्व ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी उदासी भरी आवाज में उनसे बोला, मॉम मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप खाना वापस लेकर जाओ। उसकी बात सुनकर शिखा ने उनका सिर ना में हिलाया, पर तभी आश्व की नजर अनय पर पड़ी, जो टुकुर टुकुर अपने चाचू को ही देख रहा था। उसे देखकर आश्व ने अपनी मॉम से पूछा, ये अब तक सोया नहीं? तभी शिखा आश्व को उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही थी तो बोला कि आज चाचू सैद हैं तो उनका बेबी उनको खाना खिलाएगा। उनकी बात सुनकर आश्व के होठों पर बिल्कुल छोटी सी मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर शिखा आश्व से बोली, तुमने मुझे तो ना बोल दिया, पर इस बच्चे का दिल कैसे तोड़ोगे जो अपने चाचू से इतना प्यार करता है? उनकी बात सुनकर आश्व ने अनय के लिए अपनी बाहें खोली और अनय की तरफ देखकर बोला, कम मेरा चूहा। अनय झट से अपने चाचू के पास आया और अपने चाचू के गले से लिपट गया। वही आश्व ने अनय की पीठ पर से अपना हाथ फेरते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, आपको चाचू को खिलाना है? इस पर अनय ने ऊपर से नीचे अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर आश्व हंसने लगा और उसके साथ रूम के अंदर आते हुए बोला, तो फिर चलो आज चाचू आपके हाथों से ही खाएंगे। शिखा ने उस मेड के हाथ से वो ट्रे ले ली, जिसके बाद वो मेड वहां से चली गई और शिखा ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही अनय की नजर मन्नत पर पड़ी, वो मन्नत की तरफ देखकर बोला, चाची अंडस्को। उसकी बात समझकर आश्व उसे गालों को चूमते हुए बोला, वो सोई है बेटा, आप उनको कल खिला देना और इसके बदले देखना चाची आपको उनकी कितनी सारी टाइट हगी और किस्सी देती है। अभी आप मुझे ही खिला दो। वो लोग सोफे पर बैठे और आश्व अनय को लेकर बैठ गया। तभी अनय ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से रोटी और सब्जी का एक छोटा सा निवाला बनाया। वो निवाला आश्व को खिलाने के बाद उससे पूछा, कैसा है? आश्व अनय के हाथों को चूमकर उससे बोला, आपने खिलाया तो बहुत 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 ज्यादा यम यम है। उसकी इस बात पर अनय की आंखें चमक उठी और उसने अपने चाचू से पूछा, सच्ची? अब आश्व ने भी अपना सिर हिलाया और उसके माथे को चूमकर बोला, मुच्ची मेरी जान। तभी आश्व अनय को समझाकर उससे बोला, अभी जाओ आप, काफी लेट हो गया है और आपके जैसे छोटे बेबीज इतनी देर तक नहीं जागते। उसकी इस बात पर अनय अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोला, चाचू अनय बिग बॉय है।
उसका ये रूप देखकर आश्वा हंस पड़ा और उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, हाँ मेरा अनय बिग बॉय है जो मेरी बात मानेगा, राइट? अनय ने उसका सिर हिलाया, जिसके बाद आश्वा उससे बोला, आप दादी के साथ जाओ, मम्मा वेट कर रही होगी ना? तभी अनय ने मन्नत की तरफ देखकर आश्वा से पूछा, मैं चाची को किस्सी दे दूं? उसके इस सवाल पर वो दोनों माँ बेटे हंसने लगे और आश्वा अनय को नीचे उतारते हुए बोला, आपकी चाची दे दो। अगले ही पल अनय भागते हुए बेड की तरफ आया। बेड पर चढ़ने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर जब वो बेड के ऊपर चढ़कर मन्नत के पास आया, तब उसने मन्नत के गालों पर किस किया और अपनी मीठी आवाज में उससे बोला, गुड नाइट चाची। मन्नत के बाद उसने आश्वा के गालों पर भी किस किया और बोला, गुड नाइट चाचू। आश्वा ने अनय को हग किया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट चाचू का चूहा। शिखा ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और फिर अनय को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आश्वा ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो मन्नत के पास आकर बैठा। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए उससे बोला, आई एम सॉरी परी, मैंने बिना आपकी मर्जी इतना बड़ा कदम उठा लिया, पर मैंने जो ये स्टेप लिया है मैं उससे अब पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरी वाइफ हो और मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पूरे दिल से निभाऊंगा। इसी के साथ वो खुद भी मन्नत के पास लेट गया और उसने मन्नत को अपनी बाहों में ले लिया। आश्वा सोती हुई मन्नत के माथे को प्यार से चूमकर उससे बोला, आई लव यू माई बेबी वाइफी। अगली सुबह अभी आश्वा मन्नत के पास बैठा हुआ था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे मन्नत के कराहने की आवाज आए। जब उसने मन्नत की तरफ देखा, तब मन्नत अपनी आंखें खोल रही थी। अचानक से मन्नत ने उसका वो वाला हाथ हिलाया जिसमें चोट लगी थी और इसी वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, आह अंडस्को। जब आश्वा ने उसकी आवाज सुनी, उसने झट से मन्नत को अपनी बाहों में ले लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, परी, इट्स ओके, ठीक हो बेबी और आप स्ट्रांग बच्चे हो, ऐसे रोते नहीं। मन्नत ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। अपनी नज़र को साफ करने के लिए उसने 2-3 बार अपनी पलकों को झपकाया और फिर जाकर उसकी नज़र साफ हुई और उसने आश्वा की तरफ देखा। आश्वा अभी उसे ही देख रहा था। मन्नत ने धीरे से आश्वा का हाथ पकड़ा और अपनी धीमी भर्राई हुई आवाज में उससे बोली, वह अंडस्को वीर, पानी। आश्वा ने उसका सिर हिलाया और मन्नत को ठीक से बेड पर पिल्लों के सहारे बिठाते हुए बोला, हाँ बस एक सेकंड बेटा। आश्वा ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी से भरा ग्लास उठाया और उसे मन्नत के मुंह के पास लेकर आया। मन्नत ने जैसे ही पानी का एक सिप लिया, वो हल्का सा खांसने लगी। आश्वा मन्नत की पीठ को सहलाते हुए उससे बोला, आराम से। उसने मन्नत को पानी पिलाया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, अभी ठीक लग रहा है आपको? कहीं पेन हो रहा है? उसके इस सवाल पर मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाथ में थोड़ा सा पर बर्दाश्त कर सकती हूं मैं। अचानक से मन्नत की नज़र वैनिटी टेबल पर लगे हुए मिरर की तरफ गई, जिसमें वो खुद का अक्स देख पा रही थी। जैसे ही उसने अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। उसने अपने हाथ से अपने माथे को टच किया और देखा कि उसकी उंगली में सिंदूर लगा हुआ था। उसने अपने गले की तरफ देखा, जहां मंगलसूत्र चमक रहा था। ये सब देखकर मन्नत ने आश्वा की तरफ देखा और उससे पूछा, यह अंडस्को, ये सिंदूर और मंगलसूत्र कैसे? आश्वा को पता था कि ये सब देखकर मन्नत थोड़ी शॉक जरूर होगी और आश्वा को उसे जवाब देना भी होगा। वो इससे पीछे हट नहीं सकता था, क्योंकि यह बात उसकी मर्जी की थी और आश्वा ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये इतना बड़ा कदम उठाया था और इसका एक्सप्लेनेशन तो उसे देना ही था। आश्वा ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, परी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर पहले आप फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं, ओके? उसकी बात को समझते हुए मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, हम। आश्वा अपने पैरों पर खड़ा होते हुए बोला, आओ। इसी के साथ उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। वो मन्नत को वॉशरूम की तरफ लेकर गया, जहां मन्नत उसके कामों में बिजी हो गई। आधे घंटे बाद अभी मन्नत रेडी होकर बेड पर बैठी थी और आश्वा उसके सामने बैठा था। वैसे अभी भी आश्वा ने उसकी मांग में सिंदूर लगाया था और सबसे बड़ी बात तो मन्नत ने उसे रोका भी नहीं। अब मन्नत ने आश्वा की तरफ देखा और उससे पूछा, अभी बताइए कि ये सब क्या है और ये कब हुआ? आश्वा ने मन्नत की आंखों में देखा और फिर अपनी सीरियस आवाज में उससे बोला, वो कल यहाँ आपकी पूरी फैमिली आई थी और फिर अंडस्को।
इसी के साथ आश्वर ने मन्नत को सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने मन्नत से कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मन्नत को किसी अंधेरे में रखे या फिर झूठ बोलकर किसी भी तरह से उसका फायदा उठाए। वही जब मन्नत ने उसकी बात सुनी, वो शॉक्ड हुई और अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, इतना सब हो गया और मैं सो रही थी। उसकी बात सुनकर आश्वर ने मन्नत को अपने सीने से लगाया और उसके माथे को चूमकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उसे समझाते हुए बोला, इसमें आपकी गलती नहीं है परी। जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी कहीं भी गलती नहीं है। पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने ये स्टेप लिया क्योंकि मैं आपको पहले ही खोने के डर से गुजर चुका हूं और अभी मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको खुद से दूर जाते हुए देखूं। अचानक से आश्वर की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वो अपनी इमोशनल आवाज में मन्नत से बोला, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपकी कसम मैं सच में मर जाऊंगा यार। मेरी जान बसी है आप में, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। मन्नत जानती थी कि आश्व उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और इसी वजह से वो अभी काफी घबराया हुआ था। इस बार मन्नत ने आश्व को अपनी बाहों में लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां घूमते हुए बोली, शश, मैं आपसे दूर नहीं जा रही वीर। आप ही बोलो, मैं आपसे दूर होकर रह पाऊंगी क्या? अभी तो आपने हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने आप से बांध दिया, तो मुझे हमारे इस बंधन को नहीं तोड़ना। तभी आश्व ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में उससे पूछा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना परी? आप सिर्फ 17 के हो अंडरस्को? मन्नत को पता था कि आश्व ये सब क्यों पूछ रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मन्नत किसी प्रॉब्लम में पड़े या फिर उसे जबरदस्ती बेमन इस रिश्ते में बंध कर रहना पड़े। तभी मन्नत आश्व की सारी उलझनों को दूर करते हुए बोली, एज इज जस्ट अ नंबर और प्यार उम्र देखकर नहीं होता ना वीर। भले ही दुनिया के लिए, मेरी फैमिली के लिए हमारी शादी कोई मायने नहीं रखती, पर मेरे लिए रखती है। मैं आपसे वादा करती हूँ वीर, चाहे जो हो जाए मैं कभी हमारे इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनते ही आश्व के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और उसने मन्नत को हग कर लिया। आश्व ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ा और बोला, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आश्व रहेजा। मन्नत ने भी अपने हाथों को आश्व के गालों पर रख दिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू मिसेज मन्नत आश्व रहेजा। अभी मन्नत और आश्व एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और तभी अचानक से आश्व की नजर मन्नत के होठों पर पड़ी, जो हल्के कांप रहे थे। अगले ही पल आश्व ने मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। यहां तक कि उसने अपने एक हाथ को मन्नत के कमर पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। मन्नत भी आश्व का पूरा साथ दे रही थी और उन दोनों की किस पैशनेट और डीप थी। आश्व मन्नत के होठों को सक कर रहा था, जिस वजह से मन्नत के मुंह से मीठी आवाजें निकल रही थी जो आश्व के लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं थी। अभी आश्व के सीने में एक प्यारी सी फीलिंग आ रही थी और इसी वजह से उसने मन्नत को अपनी गोद में खींच लिया। उसने मन्नत को अपने सीने के करीब पकड़ा और अब वो खुद अपनी गहरी सांसें भरकर खुद को शांत कर रही थी। कुछ देर बाद अभी मन्नत पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी और आश्व मन्नत के बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा था, जिस वजह से मन्नत पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी थी। उसका सिर अभी आश्व के सीने पर था और आश्व ने उसे अपने सीने के पास पकड़े रखा था। तभी मन्नत के दिमाग में एक सवाल आया और उसने आश्व की तरफ देखते हुए उससे पूछा, वीर, आपकी फैमिली को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसका ये सवाल सुनकर आश्व ने मन्नत की तरफ देखा और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, आई थिंक सो परी, और वैसे भी अगर मैं हमारे लिए आपकी फैमिली के अगेंस्ट जा सकता हूं तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रॉब्लम है। मन्नत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। वही आश्व आगे उसे बताने लगा, कल वो लोग हमारे लिए खड़े थे परी। आपने कल डैड की जान बचाई और साथ ही साथ उनका दिल भी जीत लिया, जो हर किसी से बस की बात नहीं है। अचानक से आश्व के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में मन्नत से बोला, मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका दिल किसी पत्थर से कम नहीं जो बाहर वालों के लिए कभी नहीं पिघलेगा, उस पर उनके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मन्नत खुद उसकी इस बात से सहमत थी, क्योंकि उसे भी पता था कि कपूर फैमिली और रहेजा फैमिली के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है और वो अभी से नहीं पर उनके पूर्वजों के जमाने से चलती आ रही है। इसी के चलते वो एक दूसरे से ढंग से बात करना तो दूर एक दूसरे के आगे खड़े होना भी पसंद नहीं करते। पर यहाँ एक अलग ही केस बना था, जो उन दोनों फैमिली में से किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ दोनों दुश्मनों के बच्चों ने एक दूसरे को ही सेलेक्ट किया था और अभी वो साथ में भी थे, इसी वजह से उनका एक दूसरे के अगेंस्ट जाना तय था।
वही अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी जिसके बाद रहेजा फैमिली की मन्नत के लिए जो कड़वाहट थी वो तो दूर हो गई, पर अभी भी वो बाकी कपूर फैमिली के मेंबर्स से उतनी ही नफरत करते थे जितना पहले करते थे। तभी अचानक से आश्वर ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, अगर आप उनसे नॉर्मल सिचुएशन में मिले होते तो वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करते, पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने आपको पूरे दिल से अपनाया है। मन्नत ने जब आश्वर की बात सुनी उसके आगे वो सीन आया जब उसने कबीर की जान बचाई थी, और तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें बैंडेज बंधी थी। उसे देखकर मन्नत के होठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो आश्वर की तरफ देखकर उससे बोली, उन्होंने और आपके भाई ने तभी मेरी जान बचाई और मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मैंने भी वही किया। उसकी बात सुनकर आश्वर उससे बोला, अभी वो सिर्फ मेरे डैड और मेरे भाई नहीं, आपके डैड और आपके भाई भी है। अभी आपका उनसे रिश्ता जुड़ चुका है, तो जैसे वो मेरे लिए है वैसे ही आपके लिए भी है। इस पर मन्नत ने अपना सिर हिलाया और आश्वर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मन्नत को बताने लगा, वो अगर किसी को अपना मान ले तो उसके लिए हर हद पार कर दे, और अभी आप उनकी छोटी बहू है जो उन्हें अपनी छोटी सी उंगली पर नचाने की ताकत रखती है। डैड, हम तीनों भाइयों के साथ एक बार के लिए रूड हो सकते हैं, पर उनकी बहुएं कम बेटियां उनकी जान है। उसकी इस बात से मन्नत के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ चुकी थी और उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल भी थी। पर तभी आश्वर उसे और थोड़ा चौंकाते हुए उससे बोला, आपको पता है जब कभी भाई भाभी के बीच लड़ाई होती है तब डैड हमेशा भाभी को ही सपोर्ट करते हैं, एवन मॉम भी। मेरे भाइयों को उनके अपने घर में परायों जैसी ट्रीटमेंट मिलती है, और अब तो मुझे ये डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा भी नंबर उनमें ना लगे। जैसे ही उसने आश्वर की बात सुनी उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने एकदम क्यूट से एक्सप्रेशन बनाकर आश्वर से बोली, हो, पर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप तो मेरे अच्छे वीर हो। उसकी बात सुनकर आश्वर के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई, पर फिर वो अपनी थोड़ी सर्द नजरों से मन्नत को घूरते हुए उसकी नाक को पिंच करके बोला, हाँ हाँ, जितना मेरी दोनों भाभियां मेरे भाइयों से डांट नहीं खाती उतनी डांट आप मुझसे खाते हो परी। अब मैं आपको डांटूंगा तो डैड कहीं मेरी खाल ना खींच ले। वैसे भी वो आपके लिए काफी पजेसिव हो गए हैं अलॉन्ग विथ माई फुल फैमिली। उसकी बात सुनते ही मन्नत ने अपना प्यारा सा पाउट बनाया और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए आश्वर से बोली, वाह, इसका मतलब अब वो मेरी फैमिली है और आप पराये हो गए। उसे यूं खुद पर हंसता हुआ देखकर आश्वर मन्नत को घूरने लगा और अपने दांत पीसते हुए उससे बोला, बहुत हंसी आ रही है आपको, अभी बताता हूं मैं लिटिल शैतान। इसी के साथ वो मन्नत के पेट में गुदगुदी करने लगा, जिस वजह से मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगी और साथ ही साथ उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, न अंडरस्को नो प्लीज नहीं वीर, गुदगुदी मत करो पेट में, हा 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 अंडरस्को नो अंडरस्को। जब इतना ज्यादा हंसने की वजह से मन्नत की सांस फूलने लगी तभी आश्वर ने उसे गुदगुदी करना बंद कर दिया। आश्वर ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, हो गया परी, शांत हो जाओ। अब मन्नत गुस्से की वजह से अपना मुंह फुलाकर आश्वर से बोली, आप बुरे हो वीर। उसकी इस बात पर आश्वर ने अपनी आंखों को रोल किया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ पता है मुझे। उसके ऐसे सड़े हुए फेस एक्सप्रेशन देखकर मन्नत ने उसका सिर हिलाया, पर तभी उसके दिमाग में एक प्यारा सा पर नॉटी आइडिया आया। मन्नत ने ऊपर आश्वर की तरफ देखा और अगले ही पल उसने आश्वर के गालों पर किस किया। जब आश्वर ने मन्नत की इस प्यारी सी हरकत को महसूस किया उसने मन्नत की तरफ देखा जिसके होठों पर अभी प्यारी सी स्माइल थी। उसे देखकर आश्वर के तेजी से धड़कते हुए दिल को एक राहत सी मिली और उसने मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया, जो खुद भी उसकी बाहों में पूरी तरह से सिमट गई। वही आश्वर उसके माथे को चूमकर अपने मन ही मन बोला, हे वाहेगुरु जी, प्लीज मेरी परी के चेहरे पर हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे और मैं इसे दुनिया की सारी खुशियां दूं। आप बस उस कपूर फैमिली को मेरी परी से दूर रखने में मेरी हेल्प करना। कपूर एम्पायर वैसे कल जो कुछ भी रहेजा मेंशन में हुआ था उसके बाद कपूर और मल्होत्रा फैमिली में कोई भी नहीं सोया। सब रात भर जगे रहे और अभी भी वो वही हॉल में बैठे हुए थे। सब परेशान थे और उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे, पर इसके अलावा उन सबकी आंखों में एक अजीब सी आग नजर आ रही थी। तभी अयान उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपनी मुठियां कसते हुए उन सबसे बोले, वहां कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ जिसे हम में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत होकर राघव ने अपना सिर हिलाया और उन्हें सपोर्ट करते हुए बोले, हाँ तू ठीक कह रहा है अयान, हमारी बच्ची छोटी है, मासूम है और उस आश्वर ने इसका फायदा उठाया।
हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वैसे उन दोनों की बात से तो वहां मौजूद सब लोग सहमत थे सिवाय सेजल के, जो उन्हें अपनी आंखों से घूर रही थी। उसे मन्नत के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसे पता था कि वो आश्व से कितना ज्यादा प्यार करती है, और ऐसे में ये सब लोग मिलकर उसे आश्व से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ मन्नत को ही होती और सेजल नहीं चाहती थी कि मन्नत फिर से हट हो। तभी उसे दूसरा शौक देते हुए अयान उन सबसे बोले, मेरे पास एक आइडिया है जिसके लिए मुझे आप लोगों की भी परमिशन चाहिए होगी। उनकी बात सुनकर प्रीत ने अपने पति से पूछा, कैसा आइडिया अयान? तभी अयान प्रीत के साथ साथ उन सबको अपना प्लान बताते हुए बोले, हम परी को वापस यूके लेकर जाएंगे और मुझे यकीन है कि वहां जाकर वो ये सब कुछ भूल जाएगी। जैसे ही तानिया और सेजल ने अयान की बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं बाकी सब अयान की इस बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगे। सेजल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत जिस बॉयफ्रेंड की बात उसे बताती थी, वो आज इतने ज्यादा सेल्फिश होकर अपने मतलब के लिए ये डिसीजन ले रहे थे। वो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ये भूल गए थे कि इसमें मन्नत को कितनी ज्यादा तकलीफ होगी और वो फिर से टूट जाएगी। तभी तानिया अयान की तरफ देखकर रोते हुए उनसे बोली, आप मेरी बेटी को मुझसे दूर कैसे लेकर जाओगे अयान भाई? प्लीज ऐसे मत करो अंडरस्को। उसकी बात सुनकर अयान तानिया के पास आए और उन्होंने तानिया का हाथ पकड़ा। वो तानिया के आंसू पोंछकर उसे समझाते हुए बोले, तानिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए लेकर जाएंगे और जैसे ही उसके दिमाग से ये सब कुछ निकलेगा वो यहाँ वापस आएगी। उनकी ये बात सुनकर प्रीत ने अपने पति की तरफ देखा और अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे बोली, आपको लगता है कि परी के वापस आने पर आश्व उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा? इससे पहले वो कुछ बोलते, मान उन दोनों की तरफ देखकर उनसे बोला, वो हार नहीं मानेगा। आप मन्नत को अपने साथ लेकर जाओ और फिर मैं पीहू के साथ वही आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अयान ने उनका सिर हिलाया और मान से बोले, हाँ ये भी ठीक है। वैसे अब तक सेजल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और इसी वजह से उसने अपना आपा खो दिया। अगले ही पल वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए उनसे बोली, क्या ठीक है? आप लोगों को ऐसे नहीं लग रहा कि आप अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मन्नत के साथ बुरा कर रहे हो? वो आश्वा भाई से प्यार करती है और आप लोग उसे उनसे दूर कर रहे हो। सेजल को ऐसे देखकर वो सब उसे घूरने लगे। वहीं आराध्या ने सेजल की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा प्रेस करके उसे डांटते हुए बोली, शट अप सेज, तू अभी छोटी है और तू इसमें नहीं बोल सकती अंडरस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, सेजल उसकी बात बीच में ही काटते हुए उससे बोली, क्यों नहीं बोल सकती मैदी? वो मेरी फ्रेंड है और मैं जानती हूँ कि वो आश्वा भाई से कितना प्यार करती है। आप लोग बहुत सेल्फिश हो। मतलब अगर वो आपकी मर्जी से चली तो अच्छा, नहीं तो उससे उसकी सारी खुशियां ही छीन लो। वाह, व्हाट अ ग्रेट प्लान। सेजल की बात सुनकर वो सब बस अपना मुंह बना रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी मन्नत किसी भी कीमत पर कपूर एम्पायर में चाहिए थी। फिर उसके लिए उन्हें मन्नत को आश्व से दूर ही क्यों ना करना पड़े। वो उन्हें चलता पर उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी मन्नत चाहिए थी। तभी सेजल उन सबकी तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में उनसे बोली, आई प्रे कि मन्नत आप लोगों के पास कभी ना आए, क्योंकि वो ना ऐसी सेल्फिश फैमिली डिजर्व ही नहीं करत अंडरस्को। तभी मान ने अपनी सारी हद पार करी और सेजल को एक थप्पड़ लगाया, जिसे देखकर सब शॉक्ड हुए। यहां तक कि सेजल खुद भी शॉक थी। मान का थप्पड़ खाकर उसे रोना तो नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत अब उसे मान से ही हो रही थी। वो अभी अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से मान की तरफ देख रही थी। वही मान सेजल को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, मेरी बेटी की फ्रेंड हो इसीलिए अब तक यहाँ जिंदा खड़ी हो, वरना कब का तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देता मैं। अब सेजल भी अपनी रुड आवाज में मान से बोली, हाँ इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? आपका ये जो गुस्सा और एटीट्यूड है ना, वो अपने पास रखना। मैं पहले आपकी इज्जत करती थी पर अब तो आप उसके लायक भी नहीं हो, और मैंने आप जैसा स्वार्थी इंसान कभी नहीं देखा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो वहां चुपचाप खड़ी थी। सेजल अपना मुंह बनाकर उससे बोली, मैं यहाँ मन्नत की वजह से रुकी थी पर अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। इसी के साथ वो वहां से चली गई, जिसे देखकर आराध्या उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, सेज रुक अंडरस्को। तभी ऋषभ आराध्या को रोकते हुए उससे बोला, जाने दो उसे आरू। आराध्या ने सिर्फ अपना सिर नीचे झुकाया। वही प्रीत अपने पति की तरफ देखकर उनसे बोली, अयान आप चलो, हम मन्नत को वहां से लेकर आते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारी बात नहीं टालेगी।
उसकी इस बात से सहमत होकर अयान ने अपना सिर हिलाया और बोले, तुमने सही कहा प्रीत, चलो। प्रीत ने अयान का हाथ पकड़ा और वो वहां से चले गए और उनके पीछे अथर्व भी रहेजा मेंशन के लिए निकल गया। वो तीनों निकले तो मन्नत को वापस लाने के लिए थे और उन्हें इस बात पर पूरा यकीन भी था कि मन्नत उनकी बात जरूर मानेगी और उनके साथ वापस यूके जाने के लिए तैयार भी हो जाएगी। वही मन्नत अभी उसके वीर के साथ सच में खुश थी और इन लोगों का उसे यूं अचानक से वापस लेकर जाने का फैसला मन्नत के लिए शौकन होने वाला था। रहेजा मेंशन आश्व मन्नत को लेकर नीचे आया, जहां पर पूरी रहेजा फैमिली मौजूद थी। जब सिया की नजर मन्नत पर पड़ी, वो ऊपर देखते हुए बोली, मन्नत अंडरस्को। सिया की बात सुनकर सबकी नजरें ऊपर आश्व और मन्नत की तरफ मुड़ी और शिखा अपनी सबसे छोटी बहू की तरफ देखकर उससे बोली, कम बेटा। आश्व ने मन्नत को शिखा के पास बिठाया और खुद भी मन्नत के पास बैठ गया। तभी शिखा ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उससे पूछा, कैसे हो अभी आप, ठीक लग रहा है? उनके इस सवाल पर मन्नत उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर उनसे बोली, हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। जैसे ही शिखा ने मन्नत के मुंह से अपने लिए आंटी सुना, वो मन्नत पर अपना झूठा गुस्सा दिखाते हुए उससे बोली, वेट ये आंटी क्या है? अभी तो आप मुझे आंटी नहीं बुला सकते क्योंकि आप मेरे इस छोटे और बदमाश बेटे की वाइफ हो और मैं अपने बहुओं को मुझे आंटी बुलाना अलाउ नहीं करती। सिया और कनिका की तरह आप भी मुझे अब से माँ बुलाओ पर आंटी नहीं। इससे पहले मन्नत अपना सिर हिलाकर कुछ बोलती, कबीर मन्नत का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए मन्नत से बोले, हाँ और मुझे पापा या डैड, जो आप प्रेफर करते हो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मन्नत ने कबीर की बात सुनी, उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल और आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई और कबीर की तरफ आई जहां पर उनके पास कुशल भी बैठा हुआ था। मन्नत उन दोनों के आगे आकर खड़ी हुई और उसने उन दोनों की तरफ देखा। मन्नत ग्रेटफुल होते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उनसे बोली, थैंक यू पापा और कुशल भैया। अगर आप कल मुझे उस हैवान से नहीं बचाते तो अंडरस्को। इसी के साथ उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और तभी उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे, जिसे देखकर वो सब थोड़े परेशान हुए। जब कबीर ने मन्नत को रोते हुए देखा, तभी उन्होंने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अपने और कुशल के बीच में बिठाया। उन्होंने धीरे से मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में भरा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोले, हे बच्चे, इधर देखो और आप रो क्यों रहे हो? कल ना हमने देखा कि आप खुद कितना स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब आप भी फाइट कर रहे थे और आपको तो पता ही होगा कि जो अपने लिए लड़ता है वाहे गुरुजी उनकी हेल्प करते हैं। अपने डैड की बात से सहमत होकर कुशल ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को धीरे से सहलाकर उससे बोला, हाँ कल हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो आप थे जिसने अपनी खुद की हेल्प की, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप उस वैन में मुसीबत में हो। उनकी बात सुनकर मन्नत का दिल सच में भर आया और उसने आश्व की तरफ देखा, जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। कबीर ने मन्नत को अपनी बाहों में लिया और अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर उसे अप्रिशिएट करते हुए बोले, शी इज सच अ फाइटर बेबी आशु, और आज मैं तुझे एक बात बोल रहा हूँ और अपने पूरे दिल से बोल रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू वो चॉइस। ये तेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ और रहेजा फैमिली के लिए एक परफेक्ट बहू है, जस्ट लाइक अवर सिया एंड कनिका। उनकी बात सुनकर आश्व के चेहरे पर सच में एक प्यारी सी स्माइल आई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू डैड। कबीर ने मन्नत की तरफ देखा और उसके माथे को चूम लिया। तभी नन्हा सा अनय एक मेड के साथ बाहर से अंदर आया और जैसे ही उसकी नजर वहां बैठी मन्नत पर पड़ी, वो एकदम से खुश हो गया और मन्नत की तरफ भागकर आते हुए चिल्लाया, चाची अंडरस्को। उसे देखते ही मन्नत के चेहरे पर भी रौनक आई और वो खुद बच्चों की तरह चहकते हुए अनय से बोली, हाय मेरा छोटा सा गोलगप्पा। तभी कुशल ने अपने बेटे को मन्नत की गोद में बिठाया, जिसे मन्नत ने ठीक से अपनी गोद में पकड़ लिया। तभी मन्नत ने सिया और कुशल की तरफ देखा और अनय के चबी गालों को चूमते हुए उन दोनों से बोली, सियू भाभी, भैया मैं आपके इस गोलगप्पे को खा लूं क्या? वैसे भी आई लव गोलगप्पा। उसकी इस बात पर जहां अनय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वहीं सब हंसने लगे। तभी कुशल मन्नत के बालों को सहलाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, इसके लिए आपको हम दोनों या घर में किसी से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपका गोलगप्पा आप देखते बैठो। उसकी इस बात से तो सिया भी सहमत थी, जिसे देखकर मन्नत ने अनय के छोटे से पेट को बहुत ही धीरे से अपनी एक उंगली से पोक किया। उसकी इस हरकत से अनय हंसने लगा और मन्नत उसके गालों को चूमते हुए उससे बोली, वाह, अभी तो आपके डैड ने मुझे आपको खाने की परमिशन दे दी,
अब आपको चाची से कौन बचाएगा बेबी? उसकी बात सुनते ही अनय ने अपने छोटे से हाथ से अपने मुंह को कवर कर लिया और अपनी डरी हुई प्यारी सी शक्ल बनाकर अपनी चाची से बोला, हो आप अनय को खलो दे। उसके प्यारे से सवाल पर मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। अब अनय ने अपने सेवियर, अपने आश्व चाचू की तरफ देखा और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर उससे बोला, चाचू अंडरस्को। उसके क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई और मन्नत अनय को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी बच्चों वाली आवाज में उससे बोली, ओ मेला बेबी डल गया। उसके इस सवाल पर अनय ने अपना सिर ना में हिलाया और मन्नत की तरफ देखकर अपनी आंखों को मटकाते हुए बोला, नी अनय नी डलता, पल अनय चाची की टमी में कैसे रहेगा? उसकी ये बात सुनते ही सब ठहाके मारकर हंसने लगे और कनिका अपनी बड़ी भाभी की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड भाभी, इसका दिमाग क्या खाए पैदा किया इसको आपने? जैसे ही विहान में कनिका का ये सवाल सुना, उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और उसे शैतानी स्माइल देते हुए अपनी बीवी से बोला, कनू तुमने ये सवाल गलत इंसान से पूछा बेबी, क्योंकि यहाँ सारी मेहनत तो भाई की थी, तो उनसे पूछो। तभी वो कुशल की तरफ देखकर उससे बोला, क्यों भाई, आपका ये प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, थोड़ा हमें भी टिप दे दो अंडरस्को। जैसे ही कुशल ने ये सवाल सुना, उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और सिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उन दोनों के अलावा सब उन दोनों को देख रहे थे और अनय बेचारा उसे कुछ नहीं समझ रहा था। इसी की वजह से वो अपनी चाची की उंगलियों के साथ खेल रहा था। वही कुशल विहान की तरफ देखकर अपनी भयानक आवाज में उससे बोला, हाँ, तू अकेले में मिलना, फिर तुझे मैं ऐसी टिप दूंगा जिसे तू अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब आश्वा ने विहान की तरफ देखा और अपना मुंह बनाते हुए उससे बोला, शर्म करो भाई, इस छोटे चूहे को तो आपने बिगाड़ दिया, पर यहाँ मेरा मासूम सा बच्चा भी बैठा है, अब उसे बिगाड़ने का भी ठेका आपने उठा लिया क्या? अभी विहान ने अपना सिर हिलाया और मन्नत की तरफ देखने के बाद आश्वा को उसकी तेज स्माइल देते हुए बोला, यस, एक को मैंने बिगाड़ दिया, अब मन्नत की बारी। अभी आश्वा पूरी तरह से चिढ़ गया और अपने बड़े भाई की तरफ देखकर उससे बोला, यार कुश भाई देखो ना इनको। अभी कुशल विहान को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए उससे बोला, खोते चुप कर, वरना मार मार कर तुझे लाल कर दूंगा मैं, और तुझे अपनी बीवी के सामने मेरे हाथों पिटना है। अपने बड़े भाई की इस बात से विहान घबरा गया और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने झट से अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और बोला, ना बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूं। वही मन्नत ने उसकी गोद में बैठे हुए छोटे से अनय की तरफ देखा और उसके कान में धीरे से बोली, बेबी देखो आपके विहान चाचू और मेरे भाई आपके डैड से कैसे डरते हैं, सो बैड ना? वैसे विहान ने अपने तेज कानों से मन्नत की बात सुनी और फिर आश्वा की तरफ देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोला, आशु देख, तेरा बेबी भाई के बेबी के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी आश्वा ने पहले उन दोनों अनय और मन्नत की तरफ देखा जो उसे अपने दांत दिखा रहे थे। उनके बाद आश्वा अपने भाई की तरफ देखकर उसे अपनी तिरछी स्माइल देते हुए उससे बोला, हाँ तो आपके ऊपर पैसे उड़ाए, इतना महान काम आपने नहीं किया तो बेचारे बच्चे आपका मजाक ही उड़ा रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही सब उनका पेट पकड़कर हंसने लगे। वही विहान ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया। अभी तो कबीर भी अपने दूसरे बेटे की टांग खींचाई करते हुए उससे बोले, अरे विहान, इसी बहाने बच्चे तुझ पर कुछ तो उड़ा रहे हैं ना, क्यों घर वालों? उनकी इस बात में सबने अपनी सहमति जताई और एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल। अभी विहान ने सच में अपना बहुत अजीब सा मुंह बना लिया और गुस्से की वजह से अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर अपना मुंह फुलाते हुए उन लोगों से बोला, जाओ यार, हमेशा मुझे ही बलि का बकरा बनाते हो। उसे ऐसे उदास देखकर अनय ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में उससे बोला, चाची, चाचू सैद सैद। इस पर मन्नत अनय को लेकर वहां से उठी और विहान की तरफ बढ़ते हुए अनय से बोली, चलो हम चाचू को मनाते हैं। वो दोनों विहान के पास आकर बैठे और मन्नत ने विहान की तरफ देखा जो अपना मुंह फुलाए वहां बैठा हुआ था। मन्नत ने विहान के बाइसेप में अपनी एक उंगली पोक की और अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, भाई अंडरस्को। अनय भी अपने छोटे छोटे हाथों से विहान के हाथ पर थपथपा कर बोला, चाचू अंडरस्को। उनकी बात सुनकर विहान ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाया और अपनी थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में दोनों से बोला, मैं गुस्सा हूं, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी, आप दोनों भी बैड बेबिज हो। जैसे ही मन्नत ने विहान की ये बात सुनी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए विहान से बोली, हो, हम बैड बेबिज नहीं गुड बेबिज है, क्यों मेरा गोलगप्पा?
अभी तो अनय भी अपनी चाची के सुर में सुर मिलाकर अपना सिर हिलाते हुए अपने बड़े चाचा से बोला, हाँ हाँ, गुड बेबेज। अब मन्नत विहान को मस्का लगाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, आप हमसे गुस्सा हो रहे हो? देखो हम तो अच्छे बच्चे हैं और बहुत शरीफ भी। अनय सच में मन्नत का चमचा बना हुआ था और इसी वजह से वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए विहान से बोला, हाँ हाँ, श शली शली अंडस्को। अभी विहान ने उन दोनों की तरफ देखा और अपने हाथों का अपने सीने के पास मोड़कर उन्हें अपना एक लुक देते हुए बोला, आप दोनों और शरीफ, नो वे। वैसे सब लोग उनके प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, यहां तक कि कबीर के फोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। विहान की ऐसी आवाज और एक्सप्रेशन देखकर उन दोनों ने अपना मुंह बनाया। अब मन्नत ने कबीर की तरफ देखा और बोली, पापा अंडस्को। जैसे ही विहान ने मन्नत के मुंह से कबीर का नाम सुना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने डैड की तरफ देखने लगा, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कबीर के एक्सप्रेशन देखकर आश्व और कुशल को अपने भाई पर तरस आने लगा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने अपने डैड की तरफ देखा और साथ में बोले, गया हमारा भाई काम से। वही विहान अपने बचाव में अपने डैड से कुछ बोलता, अनय अपनी मुट्ठी से अपनी आंखों को रब करके कबीर से बोला, दादू अंडस्को। अब बेचारे विहान की सच में बोलती बंद हो गई थी और उसके पसीने भी छूट रहे थे, क्योंकि उसे उसके डैड से डर लग रहा था कि कहीं वो उसकी खटिया ना खड़ी कर दे। तभी कबीर अपने दूसरे बेटे की तरफ देखकर अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में उससे बोले, अबे ओए गधे, क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है? तू खुद छोटा है क्या उनकी तरह? जैसे ही विहान ने अपने डैड की बात सुनी, वो अपना मुंह फुलाकर उनसे बोला, डैड, आप भी मुझे डांट रहे हो अंडस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, मन्नत ने अपने एक ही हाथ से अपना एक कान पकड़ा और विहान की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी आवाज में उससे बोली, सॉरी भाई, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, सॉरी। अब अनय ने भी अपनी चाची को कॉपी करके अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कान को पकड़ा और टुकुर टुकुर अपने चाचू की तरफ देखकर उनसे बोला, अनय भी शोली चाचू। जब उन सबने मन्नत और अनय की प्यारी सी हरकत को देखा, तभी उनके चेहरे पर भी स्माइल आई। वही कुशल अपने छोटे भाई विहान की तरफ देखकर हंसते हुए अपनी बीवी से बोला, पिघल गया। सिया ने भी अपना सिर हिलाया और वो भी मुस्कुराने लगी। वही विहान उन दोनों मन्नत और अनय की तरफ देखकर उन सब से बोला, यार पहले एक क्यूटनेस की शॉप थी हमारे यहाँ पर, अब तो दूसरी भी आ गई। उसकी इस बात से तो वहां मौजूद सब सहमत थे और उन्होंने अपनी हामी भी भरी। वही विहान ने अपनी दोनों बाहें खोली और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, आ जाओ क्यूटीज। मन्नत अनय के साथ झट से विहान की बाहों में आई और उन दोनों ने विहान के गालों पर किस किया और साथ में उससे बोले, वी लव यू भाई चाचू। विहान ने भी उन दोनों को कसके हक किया और सबसे पहले उसने अनय और फिर मन्नत के माथे को चूम लिया। तभी उनके कानों पर आश्व की आवाज आई, जो उन तीनों की तरफ देखकर अपना बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने सबसे बड़े भाई से बोला, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता भाई। कुशल खुद भी उसकी इस बात से सहमत होकर थोड़ा उदास होते हुए बोला, सही कहा यार। अगले ही पल वो दोनों मन्नत और अनय उन लोगों की तरफ देखकर अपनी चहकती हुई आवाज में साथ में चिल्लाए, वी लव यू ऑल। उनकी बात सुनकर वो सब खिलखिलाकर हंसने लगे, पर उनके उस प्यारे से टचवुड मोमेंट्स को स्पॉइल करने के लिए वहां मल्होत्रा फैमिली आए। तभी अयान उन सब की तरफ देखकर अपना बहुत ही बुरा सा मुंह बनाते हुए उनसे बोले, वाह, फैमिली मोमेंट चल रहा है। जैसे ही मन्नत ने उन लोगों को देखा, वो शॉक्ड हुई और उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। वो प्रीत और अयान की तरफ देखकर बोली, माँ, बॉयफ्रेंड अंडस्को। तभी प्रीत मन्नत की तरफ आई और उसे अपनी सर्द नजरों से घूरकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, हाँ हम ही। आपको शौक लगा हमें यहाँ देखकर? शायद आपने हमें यहाँ इमेजिन ही नहीं किया होगा, राइट? मन्नत ने अपना सिर नामे हिलाया, पर अगले ही पल प्रीत अपनी ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाते हुए उससे बोली, अरे थोड़ी सी शर्म नहीं है आप में परी? वहां आपकी मम्मा को चोट लगी है और आप यहाँ इन लोगों के साथ खुश हो रहे हो? वैसे मन्नत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसी टोन में बातें कर रही थी। पहले मान ने उसका दिल तोड़ा और अभी ये तीनों भी मान की रही सही कसर पूरी कर रहे थे। मन्नत के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा बुरा था और इसी वजह से उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वही जब उन लोगों ने प्रीत की बात सुनी, उन्होंने गुस्से की वजह से अपनी मुठियां कस ली और प्रीत और उसके साथ साथ अयान और अथर्व को अपनी सर्द नजरों से घूरने लगे।
तभी आश्व मन्नत के पास आया और उसे साइड हग करके उन दोनों को अपनी सबसे सर्द नजरों से घूरते हुए प्रीत से बोला, 1 मिनट, इसकी शर्म निकालने वाली आप होती कौन है? आश्व की बात सुनकर अयान आश्व को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर उससे बोले, तू चुप ही बैठ, और रही बात उसकी तो वो हमारी बेटी है अंडस्को। अचानक से आश्व ने उनकी बात बीच में ही काटी और अपनी ऊंची और तेज आवाज में उनसे बोला, वो आपकी बेटी थी पर अब वो मेरी बीवी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी आकर मेरे ही घर में मेरी बीवी की शर्म निकाले, फिर वो चाहे उसके अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। वैसे उन लोगों की ऊंची आवाज और उनकी बातें सुनकर मन्नत को डर लग रहा था और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे मल्होत्रा फैमिली की बातों से ही हो रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग भी ऐसे अचानक से उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तभी अयान आश्व की तरफ देखकर अपना बेहद अजीब सा मुंह बनाते हुए बोले, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं, तो अपना मुंह बंद रख। उनकी बात सुनकर मन्नत ने अपने एक हाथ से आश्व का हाथ पकड़ लिया और उसकी घबराहट महसूस करके आश्व ने मन्नत को एक सोफे पर बिठा दिया। उसके माथे को चूमकर वो मल्होत्रा फैमिली के आगे आकर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ लिया और उन तीनों की तरफ देखने के बाद अयान से बोला, नहीं रखूंगा। अगर आप लोग यहाँ इसके लिए आए हो तो ऐसे में मैं बोलूंगा ही, क्योंकि इस पर मेरा पूरा हक है। उन्होंने आश्व की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और मन्नत की तरफ आकर खड़े हो गए। अचानक से उनकी नजर मन्नत की मांग में भरे सिंदूर और गले में मौजूद मंगलसूत्र पर पड़ी। उसे देखते ही उन तीनों का पारा चढ़ गया। प्रीत मन्नत को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे बोली, मन्नत, आप हमारे साथ वापस चल रहे हो और ये क्या पागलपन है? ये सिंदूर और मंगलसूत्र निकालो सब। जैसे ही उसने प्रीत की बात सुनी, उसने अपना सिर नामे हिलाया और अपने मंगलसूत्र को अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी जिद भरी आवाज में उससे बोली, नहीं, मैं इसे नहीं निकालूंगी और ना ही मैं आप लोगों के साथ वापस आऊंगी। उसकी इस बात पर अयान बेवजह उस पर चिल्लाते हुए उससे बोले, मन्नत, हर बार आपकी जिद नहीं चलेगी, समझे? चलो चुपचाप अंडस्को। वैसे मन्नत ने कभी उन्हें अपने आप पर चिल्लाते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से वो अभी कांप गई, पर फिर भी उसने अपना सिर नामे हिलाया। तभी कुशल अपने भाई के पास आया और अपनी खुन्नस भरी नजरों से अयान को देखकर बोला, आपने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ये उसका घर है। उसके घर से उसे कौन लेकर जाता है, जरा मैं भी देखूं। अयान ने उसकी बातों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बीवी की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए बोले, ये ऐसे नहीं मानेगी। प्रीत, सबसे पहले उसके गले से वो मंगलसूत्र और मान का सिंदूर निकालो। मन्नत ने अपना सिर नामे हिलाया और अपने मंगलसूत्र को कसके पकड़कर अपनी रुआसी आवाज में उनसे बोली, नो, मैं ये नहीं करने दूंगी। प्रीत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो मन्नत की तरफ आए। जैसे ही उसने मन्नत की मांग से उसका सिंदूर मिटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी वक्त शिखा ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और फिर झटके से उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक दिया। शिखा अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में उससे बोली, बहुत हो गया तुम्हारा, लेकिन अब नहीं। अगर उसके मंगलसूत्र या सिंदूर को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर रख दूंगी। प्रीत, वो भले ही छोटी है और शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन वो अभी मेरे बेटे की बीवी है, उसकी सुहागन है। उसके सुहाग के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? भूलो मत, ये पाप है और अगर तुम ये पाप करने जाओगी ना प्रीत, तो माता रानी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और ना ही ये बच्ची करेगी। उनकी बात सुनकर प्रीत ने बस अपनी आंखों को रोल किया। वही अब मन्नत का सच में दिल टूट गया था, क्योंकि उन लोगों की हरकतें देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। मन्नत ने उन तीनों की तरफ देखा और रोते हुए ही अपनी गुस्से भरी आवाज उनसे बोली, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग भी उन लोगों की तरह ही होंगे। मैं इतने साल आप लोगों के साथ रही और आपको मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं। आपको सिर्फ मुझे अपने साथ वापस लेकर जाना है, क्यों? वो लोग मन्नत की बात, उसके सवाल सुन रहे थे, पर उसके सवाल के जवाब उन लोगों के पास नहीं थे। उन्हें देखकर मन्नत ने फिर से उनसे पूछा, माना कि कपूर फैमिली की इनसे दुश्मनी है, पर आप लोगों का क्या? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो? रही बात वीर की, तो मैं प्यार करती हूँ उनसे और मैंने कोई मिस्टेक नहीं की या कोई पाप नहीं किया जो आप मुझे इनसे दूर कर रहे हो। मन्नत की परेशानी, उसकी तकलीफ देखकर भी उन्होंने उसे अनदेखा किया और तभी अथर्व मन्नत की तरफ आया। अथर्व मन्नत पर भड़क कर उसे चुप करते हुए उससे बोला, चुप, छोटे हो अभी और आपकी एज है ये शादी करने की। हर बार आपकी जिद, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मन्नत, चलो वापस चलो अंडस्को।
इसी के साथ उसने मन्नत का वो हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में उसे चोट लगी थी और उसकी पकड़ मन्नत के हाथ पर कसी हुई थी, जिसकी वजह से मन्नत को एकदम से दर्द हुआ और वो चिल्लाई, आह मेरा हाथ भाई अंडरस्को। जैसे ही उन लोगों रहेजा फैमिली ने मन्नत को दर्द में तड़पते हुए देखा, वो घबरा गए और आश्वा अथर्व पर चीखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, अथर्व उसका हाथ छोड़ अंडरस्को। अथर्व ने अपना सिर नामे हिलाया और मन्नत के हाथ को छोड़ने के बदले उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा कसते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में आश्वस्त से बोला, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बहन है और तू ना इससे दूर ही रह वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मन्नत दर्द की वजह से तड़प रही थी और वो अथर्व की पकड़ को अपने हाथ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो उसके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी मन्नत थक गई और अपनी बेहद धीमी आवाज में अथर्व से बोली, हाँ अंडरस्को भाई द अंडरस्को दर्द हो रहा है, हाँ अंडरस्को हाथ छोड़ो। उसकी टाइट पकड़ की वजह से मन्नत की जान निकल रही थी और उसका घान फिर से इफेक्टेड होने लगा था। उसे ऐसे देखकर अथर्व अपना मुंह बनाकर मन्नत से बोला, अपने ड्रामे बंद करो मन्नत, धीरे से पकड़ा है मैंने, खुद को बचाने और अपनी बात मनवाने के लिए बस ड्रामे करना है। अभी मन्नत का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, क्योंकि इतने ज्यादा दर्द की वजह से उसका सिर चकराने लगा था, उसे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। इसी के चलते वो अपने धीमी आवाज में अपनी लंबी सांस लेते हुए आश्वस्त से बोली, वह अंडरस्को वीर च अंडरस्को चक्कर अंडरस्को। मन्नत की ऐसी हालत देखकर रहेजा फैमिली में सब घबरा गए और आश्वा ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया। आश्वा उसके हाथ को मन्नत के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अथर्व हाथ छोड़ उसका। अथर्व की पकड़ इतनी ज्यादा कसी थी कि उसकी पकड़ की वजह से मन्नत के हाथ से खून निकलने लगा, फिर भी अथर्व ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आश्वा पर चिल्लाते हुए उससे बोला, तुझे जो करना है कर पर मैं नहीं छोड़ रहा। उसने मन्नत की तरफ देखा और उसे अपने साथ खींचते हुए उससे बोला, और आप चलो यहां से। अभी मन्नत से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से उसने अपनी सबसे ऊंची आवाज में अपनी दर्द भरी चीख निकाली, आह अंडरस्को। अब आश्वा की सहनशक्ति जवाब दे गई और उससे रहा नहीं गया। उसने अथर्व के मुंह पर अपने तगड़े पंच दिए, जिस वजह से अथर्व ने मन्नत का हाथ छोड़ा और वो सीधे जमीन पर जाकर गिरा। उसे देखते ही अयान और प्रीत अपने बेटे की तरफ भागते हुए बोले, अथर्व अंडरस्को। वही मन्नत भी अचानक से लड़खड़ा गई, जिसे देखकर कुशल ने सही समय पर मन्नत को पकड़ लिया, मन्नत अंडरस्को। इससे पहले अयान और प्रीत अपने बेटे के पास आकर उसे बचाते, आश्वा ने लगातार अथर्व पर अपने मुक्के बरसाए। आश्वा उसे मारते हुए ही अपनी खौफनाक आवाज में उस पर चिल्लाने लगा, बोला था ना तुझे कि उसका हाथ छोड़, पर नहीं माना। खुद को क्या समझता है तू, कहीं का बॉस है जो सबको तेरे हिसाब से चलना होगा। जहां आश्वा अथर्व पर अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा था, वहीं मन्नत के हाथ से खून निकल रहा था और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। यहां तक कि उसकी सांसें भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वो बार बार अपनी आंखें बंद चालू कर रही थी। उसकी हालत देखकर सब डर गए और शिखा अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर उससे बोली, आशु उसे छोड़ो और पहले बच्ची को देखो, खून निकल रहा है हाथ से। वैसे अब तक अथर्व अधमरा हो चुका था और उसके नाक से खून निकल रहा था, वहीं उसकी एक आंख भी काली हो गई थी। आश्वा ने उसे बहुत अच्छी तरीके से मारा था, जिसे देखकर अयान गुस्से की वजह से उबल रहे थे और प्रीत अपने बेटे की हालत देखकर रो रही थी। जैसे ही आश्वा ने शिखा की बात सुनी, उसने अथर्व को पुश किया और भागते हुए मन्नत की तरफ आया। उसने मन्नत को कुशल की बाहों में से अपनी बाहों में लिया और उसके गालों को धीरे धीरे थपथपाकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, परी आप ठीक हो। मन्नत ने आश्वा को कसके पकड़ लिया और अपनी धीमी रुआसी आवाज में उससे बोली, मां अंडरस्को मेरा सिर घूम रहा है और मेरा हाथ अंडरस्को। तभी आश्वा ने अपनी रुमाल से उसके माथे पर से पसीना साफ किया और उसके माथे को चूम लिया। आश्वा उसे प्यार से समझाकर उसे शांत कराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है बेटा, आप तो फाइटर हो और फाइटर ऐसे रोते नहीं। तभी छोटा सा अनय मन्नत के पास आया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो मन्नत के आंसू साफ करके उसके गालों को चूम कर बोला, चाची नो क्लाई क्लाई, अनय आपकी आउची ठीक कर देगा। उसकी बात सुनते ही मन्नत के होठों पर छोटी सी स्माइल आई और वो अपनी लाल आंखों से अनय को देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू बेबी। तभी विहान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां आया और आश्वा को वो बॉक्स पकड़ाते हुए बोला, आशु ये ले फर्स्ट एड बॉक्स। आश्वा ने विहान के हाथ से वो बॉक्स लिया और बोला, थैंक्स भाई।
उसने देखा कि मन्नत के हाथ में बंधी बैंडेज खून से भरकर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसे अभी वो बैंडेज खोलने की जरूरत थी। तभी वो बैंडेज खोलने वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में अनय का ख्याल आया और वो रुक गया। उसने पहले अनय की तरफ देखा और फिर अपनी बड़ी भाभी की तरफ देखकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाभी प्लीज अनय को लेकर जाओ, चोट गहरी है, वो नहीं देख पाएगा। उसकी चिंता समझकर सिया ने अपने छोटे से बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसके बालों को ठीक करते हुए उससे बोली, अनय चलो बेबी अंडर्सको। अचानक से अनय अपनी मम्मा की गोदी से नीचे उतरने के लिए झटपटाने लगा और अपना सिर ना में हिलाकर सिया से बोला, नो, अनय को चाची के पास रहना है। तभी मन्नत अनय को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, अनय प्लीज गो विथ मम्मा, फिर चाची आपको चोको देगी। अनय ने जैसे ही चॉकलेट का नाम सुना, एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी और सबको लगा कि अनय अब मान जाएगा, पर अगले ही पल उन लोगों को छोटा सा शॉक देने के लिए अनय मन्नत से बोला, नो नो, चोको नहीं। इसी के साथ वो खुद भी रोने लगा और उसे रोता हुआ देखकर सब परेशान हो गए। मन्नत की आंखों से पहले से ही आंसू बह रहे थे और जब उसने अनय को रोते हुए देखा, उसे बेहद ज्यादा बुरा लगा। तभी कुशल अपने बेटे की तरफ आया और पीछे से उसकी छोटी सी पीठ पर से अपना हाथ फेरते हुए उससे बोला, अनय अभी आप क्यों रो रहे हो बेटा? अनय ने अपने डैड की तरफ देखा और फिर मन्नत की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए अपना प्यारा सा पाउट बनाकर उससे बोला, चाची अंडर्सको। तभी आश्वा के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके चलते उसने अनय को अपनी गोद में लिया और उसके छोटे से गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर उससे बोला, अच्छा आप बैठो चाची के पास, पर प्रॉमिस करो कि आप चाची की आउची नहीं देखोगे। उसकी बात सुनकर अनय सोचने लगा और वही आश्वा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार उससे पूछा, क्या हुआ, प्रॉमिस करो। अभी अनय ने अपना छोटा सा हाथ आश्वा के बड़े से हाथ पर रख दिया और अपना सिर हिलाकर अपने चाचू को हक करते हुए बोला, प्लोमिश। मन्नत ने उसके लिए अपनी एक बाह खोली और बोली, आ जाओ। आश्वा ने अनय को मन्नत की बाहों में बिठा दिया और मन्नत ने अनय के चेहरे को अपने सीने में छुपा दिया और उसे अपने एक हाथ से कैद कर लिया, जिसकी वजह से वो चाहकर भी मन्नत के घाव को ना देख पाए। तभी आश्वा ने मन्नत के हाथ से वो पट्टी निकाली और देखा कि उसका घाव कितना ज्यादा इफेक्टेड हो चुका था। जैसे जैसे आश्वा मन्नत के घाव को साफ कर रहा था, वैसे वैसे मन्नत को तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू में बह रहे थे, पर वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। मन्नत नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से छोटा सा अनय डर जाए। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था और उसे ऐसे देखकर रहेजा फैमिली के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। कुछ पल में आश्वा ने मन्नत के हाथ की ड्रेसिंग कर दी और फिर आश्वा ने अनय की तरफ देखा और बोला, देखो चाचू का चूहा हो गया। जैसे ही उसने आश्वा की आवाज सुनी, उसने मन्नत के हाथ की तरफ देखा, जो अभी पूरी तरीके से नई बैंडेज से कवर हो चुका था। उसने अपने छोटे से हाथ से मन्नत के चबी गालों को सहलाया और अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा, आपको दर्द हुआ? इस पर मन्नत ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए उससे बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना स्ट्रांग बॉय था ना, जिसने मुझे दर्द होने ही नहीं दिया, तो मुझे दर्द नहीं हुआ, थैंक यू। मन्नत की इस बात पर अनय ने उसे हक कर लिया और सब रहेजा फैमिली मुस्कुराने लगे। सिया ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि मन्नत ऐसी हालत में नहीं थी कि वो बहुत देर तक अनय को पकड़े रखे और वो बहुत छोटा था, तो मन्नत को डर भी था कि कहीं उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। जहां आश्वा ने मन्नत की ड्रेसिंग कर दी थी, वही अथर्व अभी फर्श पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और उसे ऐसे देखकर प्रीत रो रही थी। अयान अपने बेटे की हालत देखकर बोले, अथर्व अंडर्सको। तभी प्रीत ने रोते हुए आश्वा की तरफ देखा, जो पूरी रहेजा फैमिली और मन्नत के साथ उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। प्रीत अपनी गुस्से भरी आवाज में आश्वा पर चिल्लाते हुए बोली, हे वाहेगुरु जी, कितना मारा है मेरे बच्चे को इस पागल इंसान ने अंडर्सको। उसकी इस बात पर आश्वा ने अपनी आंखों को रोल किया और अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, अगर आप इसे अभी के अभी यहां से लेकर नहीं गए तो मैं कहीं इसे यही जिंदा ना गाड़ दूं। वैसे मन्नत को उसके भाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर इसमें उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो खुद जानती थी कि आश्वा उसके लिए किस हद तक जा सकता है। फिर वो अथर्व तो क्या मान को भी मारने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। तभी आश्वा खुद भी बौखला गया और अथर्व की तरफ देखने के बाद प्रीत और अयान की तरफ देखकर उन दोनों से बोला, आपके इस बेटे की वजह से देखो मेरी परी की क्या हालत हुई। कल तक तो आप लोग भी इसकी एक खरोच नहीं देख सकते थे, पर आज क्या हुआ? अपने बेटे की तकलीफ के आगे इसकी तकलीफ भूल गए ना।
जैसे ही मन्नत ने आश्वा की ये बात सुनी उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा क्योंकि वो सच बोल रहा था। अभी उसने अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी माँ और बॉयफ्रेंड की तरफ देखा, जिनकी आंखों में अभी मन्नत के लिए शायद कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उनकी आंखों में मन्नत के लिए नफरत देख आश्वा ने धीरे से मन्नत का हाथ पकड़ा और उन दोनों की तरफ देखकर उन्हें ताना मारते हुए बोला, सच कहा है लोगों ने कि अपना खून अपना ही होता है। कल चलकर आपको अगर मेरी परी और अपने बेटे में से किसी एक को बचाना पड़ा तो आप बिना सोचे समझे बेझिझक सबसे पहले अपने बेटे को ही बचाओगे। ये बच्ची गई भाड़ में, राइट? मन्नत के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो ये सब सुनने की हालत में नहीं थी और इसी वजह से उसने अपने चेहरे को आश्वा के सीने में छुपा दिया और उसने भी मन्नत को अपनी बाहों में कैद कर लिया। पर वो अभी भी मल्होत्रा फैमिली को अपनी खुन्नस भरी नजरों से घूर रहा था। आश्वा अपना मुंह बनाकर उन दोनों से बोला, अरे जाओ जाओ, जाकर अपने बेटे की देखभाल करो। मेरी बच्ची को आप जैसे सेल्फिश लोगों की जरूरत नहीं है। तभी कबीर आगे आए और मल्होत्रा फैमिली की तरफ देखकर अपनी सर्द और डोमिनेटिंग आवाज में उनसे बोले, हाँ, और अभी इसके पास इसकी फैमिली है जो इसका ध्यान रख सकती है, तो बेहतर होगा कि तुम तीनों में से कोई मुझे या दोबारा ना दिखे। आज तो यहाँ से जिंदा बचकर जा रहे हो, आगे भी जिंदा बचोगे इसकी गारंटी मैं नहीं देता। अब प्रीत ने अपनी गुस्से भरी लाल नजरों से मन्नत की तरफ देखा और उसे सुनते हुए बोली, मैंने सोचा नहीं था कि आपकी वजह से एक दिन मेरे बेटे की ये हालत होगी। अब पछता रही हो कि क्यों मैंने आपको अपने पास रखा। उस दिन आपकी वजह से आपकी मम्मा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा होता कि उसकी जगह पर आप होते, मुझे मेरी फ्रेंड से इतने सालों तक दूर नहीं रहना पड़ता। जैसे ही मन्नत ने अपनी माँ की ये बात सुनी, उसने झट से अपना चेहरा आश्वा के सीने से बाहर निकाला जो पूरी तरीके से लाल हो चुका था। अभी वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रीत उसके लिए कभी ये सब बोलेगी। उसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था और इसी वजह से वो अब हिचकियां लेने लगी थी। उसने प्रीत की तरफ देखकर अपने रुधे हुए गले से उससे पूछा, माँ अंडस्को, मतलब आप चाहते हो कि मैं अंडस्को? आश्वा ने मन्नत को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करते हुए बोला, शश बेबी, ऐसा नहीं सोचते और इन लोगों के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही इनके लिए आप अभी स्पेशल नहीं हो पर मेरे लिए, हम सबके लिए तो हो ना। वैसे मन्नत की बात सुनकर पूरी रहेजा फैमिली घबरा गई थी और तभी आश्वा ने मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमकर बोला, आपके वीर आपके बिना नहीं रह पाएंगे, प्लीज ऐसा नहीं बोलना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।